जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप। और हमने आपसे वादा किया था कि कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपकी क्लास हम नहीं रोकेंगे। ठीक वैसा ही हम कर रहे हैं। हमारे पास हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हम जो है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो को मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ। रिकॉर्डेड देने का रीज़न ये है कि टेक्निकल इशू ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, वाईफाई की समस्या देखने को मिल रही है, इस वजह से हम इसे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डेड दे रहे हैं। ठीक, कोई बात नहीं, लेक्चर आपको मिल रहा है, इसलिए जो है आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, आप जो है कि जो भी आपका फीडबैक है उसको लिखना है। बाकी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप में अगर ये कोर्स है तो आपके लिए ये वीडियो डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। यहाँ पे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई पेपर क्या है। ठीक है, पेपर किस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर उसके बाद हम सोल्यूशन देखेंगे। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग पेपर दे के आते हो और लिखते हो अच्छा अच्छा फीडबैक। ठीक है, मैं भी आप लोगों के फीडबैक को देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सच बता रहे हैं, वही हम लोगों की क्या है, कमाई है एक तरह से। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। सर हमारा जो क्वेश्चन है, पहले जो हमारा दो नंबर का क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन है डिफाइन HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो है इसको क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक, उसके बाद जो है हमारे पास 2 नंबर का और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बहार ट्रीटमेंट इन सिट्रस। सिट्रस में जो बहार आती है उसका जो है कि एक तरह से बोले तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक, इसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, 1 मिनट कलर कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे राइट टू इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कैस्यूनट के 2 इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ को हमें देखना है। ठीक है, उसके बाद पार्थिनोकार्पी क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिगिंग एंड अर्थिंग अप इन बनाना। बनाना में डिगिंग क्या होता है और अर्थिंग अप क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारा था। उसके बाद सेक्शन ए में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हमें डिस्कस करना है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। किसका डिस्कस करना है, मैंजीफेरा इंडिका का करना है, मतलब मैंगो का करना है। एक्सप्लेन करना है उसका क्लाइमेट कैसा होता है, सॉइल कैसा होगा, प्रोपगेशन मेथड कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है, और उसमें जो है अल्टरनेट बियरिंग की जो समस्या आती है, मतलब एक साल फल देना, दूसरे साल नहीं फल देना, फिर तीसरे साल फल देना, इस तरह के जो बियरिंग यानी फल देने की जो क्रम चलता है, उसका क्या जो है कि समस्या है, उसको हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, कह रहा है कि डिस्क्राइब कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट का कल्टीवेशन हमें देखना है। उसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर फाउंड इन सिट्रस एंड देयर मैनेजमेंट। इनका क्या करेंगे, कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं सिट्रस में, उसको देखेंगे। साथ ही साथ उनका जो मैनेजमेंट होता है उसको भी हम क्या करेंगे, देखने का काम यहाँ पे करेंगे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है ट्रेनिंग प्रूनिंग। ठीक, करें एक्सप्लेन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ गुआवा। गुआवा का जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ हमें ये भी डिस्कस करना है कि ट्रेनिंग प्रूनिंग मेथड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉप रेगुलेशन। ठीक है, क्रॉप का रेगुलेशन क्या क्या कैसे है, ट्रेनिंग प्रूनिंग क्या है गुआवा में, वो सभी चीज़ हम देखेंगे। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 5वां नंबर क्वेश्चन आता है। देखो, आधी प्रॉब्लम हमारी वहीं सॉल्व हो जाती है जब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, और क्वेश्चन जब तक समझेंगे नहीं तब तक आंसर देंगे नहीं। ठीक है, दे नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्कस द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ कोकोनट। यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट होता है ना, इसका हमें कल्टीवेशन जो प्रैक्टिस होता है उसको क्या करना है, डिस्कस करना है। उसके बाद जो आता है एक्सप्लेन द सिलेक्शन ऑफ मदर पॉम। यहाँ पे जो मदर पॉम होता है उसका हमें सिलेक्शन किस मेथड से करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सभी चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नर्सरी मैनेजमेंट और इनका हार्वेस्टिंग कैसे करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि डिस्क्राइब द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ अरीका नट। अरीका नट में जो अकेसिया कटेचू होता है, इसका हमें क्या करना है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करना है। साथ ही साथ इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या होता है, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है, और मेजर पेस्ट इसमें कौन कौन से लगते हैं, इसको भी हमें क्या करना है, देखना है। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन एक्सपोर्ट पोटेंशियल। अगर देखो हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं बाहर और मंगाते भी हैं,
ठीक है। तो यहाँ जो बाहर हम लोग जो भी बेच रहे हैं, जो भी आर्टिकल्चरल प्रोडक्ट हैं, चाहे वो प्लांटेशन क्रॉप हो चाहे फ्रूट, हालांकि यहाँ पे हम उसी की बात करेंगे क्योंकि हमारा कोर्स ही यही है, ठीक है। उसके बारे में इंडिया में क्या है, क्या कैसी है, ये सभी चीज़ हमें एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द मेजर कंस्ट्रक्शन एंड चैलेंजेस इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप में कौन कौन से चैलेंजेज आते हैं उनको भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक। उसके बाद जो है 8वां नंबर क्वेश्चन आता है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पीजीआर जो होता है ना, उसको हमें डिस्कस करना है। फ्रूट प्रोडक्शन में इसका कैसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक हार्मोन का नाम सुने होगे, इथाइलिन, सबसे ज़्यादा सुनते हो, ठीक है। वो फ्रूट क्रॉप में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, फलों को पकाने के लिए। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक्सप्लेन देयर रोल इन फ्रूट सेट, ठीक है, थिनिंग एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। और इनका रोल कैसे होता है थिनिंग में, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने में क्या क्या कैसे रोल होता है, ये देखना है। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आता है 9वां नंबर। इसमें कह रहा है कि किन्हीं 4 पर शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स लिखना है। इसमें पहला आता है एयर लेयरिंग इन गुआवा। गुआवा में एयर लेयरिंग कैसे करते हैं। मैच्योरिटी इंडिकेस आप बनाना में मैच्योरिटी कैसे, हम कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से पैरामीटर्स को देख करके हम बोल देते हैं कि भाई बनाना क्या है, पूर्ण रूप से ये पक चुका है, ठीक है, मैच्योर हो चुका है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि पुराने बागों का जो कार्यकलाप होता है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। जो ओल्ड आर्चर्ड होते हैं ना, उसमें कौन से हम लोग क्रियाकलाप कर रहे हैं उसे भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरक्रॉपिंग इन प्लांटेशन क्रॉप में इंटरक्रॉपिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि अगला क्वेश्चन हमारे इसी में आता है, स्पेसिंग एंड पिट डिगिंग, ठीक है। स्पेसिंग और पिट डिगिंग क्या होता है इसको देखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है वैराइटल वेल्थ ऑफ पपाया। पपाया का वैराइटल वेल्थ क्या होता है, ठीक। ये सभी चीज़ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हालांकि आप जानते हो कि हम पूरे मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि भाई इसमें से 4 ही करना है, 5 करना है, 2 करना है, 3 करना है, ये चीज़ मैं नहीं देखता हूँ। रीज़न ये है कि हमारा मकसद पेपर को केवल एग्ज़ाम की तरह मतलब बता देना तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से क्वेश्चन कवर कर पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लगभग हम आपका सिलेबस कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा देखेंगे। हालांकि अगर आपके एग्जाम में आता है, अगर 4 बोला है तो 4 ही लिखिएगा, ठीक है, 5 मत लिखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं भाई। अगर 5 भी लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलना है, ठीक है। तो इस वजह से आपको उतना ही लिखना है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो था HDP। HDP का मतलब क्या समझते हो, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सघनता। मतलब एक किसी पर्टिकुलर एरिया में, अगर पर्टिकुलर एरिया में मान लो कि मैंगो की कोई वैरायटी है, उसका 10x10 मीटर क्या है इसका स्पेसिंग है, लेकिन हम इसी वैरायटी को 2.5x2.5 पे लगा दे रहे हैं। आम्रपाली का लगाते भी हो 2.5x2.5 पे अगर हम लगा दे रहे हैं तो ये क्या हो गया, हाई डेंसिटी प्लांटिंग हो गया। सिंपल है भाई। अगर नॉर्मली इसका रिक्वायरमेंट 10x10 था, लेकिन हमने 2.5x2.5 पे लगा दिया, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग होता है। एक होता है अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग, इसमें और ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। देखो, हाई डेंसिटी प्लांटिंग इज द मॉडर्न मेथड होता है, फ्रूट कल्टीवेशन का एक तरह का मॉडर्न मेथड होता है। सिग्निफिकेंटली हाई नंबर ऑफ प्लांट आर ग्रोन पर यूनिट एरिया। एक किसी पर यूनिट एरिया में क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्लांट वहाँ पे ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और ट्रेडिशनल मेथड जो था उससे कहीं ज़्यादा हमारी उपज देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्या है, HDP होती है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ और हम देख लेते हैं। तो कह रहा है कि दिस इज अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द स्पेसिंग बिटवीन प्लांट एंड रो, ठीक है। जो लाइन से लाइन की दूरी, जो रो से रो, प्लांट प्लांट की दूरी है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, इसका मतलब कम कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिख रहा है, ऑफर यूजिंग ड्वार्फ रूट स्टॉक स्पेशलाइजेशन प्रूनिंग टेक्निक्स एंड मेंटेन ए स्मॉलर कैनोपी। सिंपल बात है भाई। यहाँ पे हम ड्वार्फ वैरायटी जब हम लगाते हैं, ड्वार्फ वैरायटी का मतलब क्या, छोटे छोटे जब पौधे लगाते हैं तो सिंपल सी बात है, एक छोटे से एरिया में छोटे छोटे अगर पौधे लगाएंगे, नंबर ऑफ प्लांट को क्या होंगे, ज़्यादा होंगी। HDP के लिए इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। और कैनोपी मतलब ऊपर से जितना, देखो एक क्या होता है, जैसे एक प्लांट है, देखोगे एक प्लांट है, इतना जो है घेरा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका कैनोपी हो गया। यही कैनोपी अगर कम होता है ना, तो वो हम लोग क्या कर लेते हैं, HDP में यूज करते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर, ओके। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका HDP हो जाता है। तो इसका गोल क्या होता है, द गोल
इज टू मैक्सिमाइज इल्ड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज इल्ड कर लेते हैं, पर यूनिट एरिया में ज़्यादा इल्ड हो जाता है। एंड इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फर्टिलाइजर। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग जो भी हमारे पास फर्टिलाइज़र होते हैं, और जो मान लो कि अगर हमें इरिगेशन करना है, ठीक, एक कोई पर यूनिट एरिया है, इसमें मान लो कि 15,000 लीटर पानी लग रहा है, ठीक। अब इसमें अगर 10 प्लांट होंगे तभी हमें 15,000 लीटर पानी देने की आवश्यकता होगी, अगर 20 प्लांट होंगे तब भी देने की आवश्यकता होगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस तरह का प्लांट है, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ तो कम होगा ना, जो हमारा इनपुट होगा वो क्या होगा, कम होगा। ये भी हमारा एक गोल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, ये एचडीपी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है बाहर ट्रीटमेंट इन सिट्रस। सिट्रस में बाहर ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो बाहर देखो 3 तरह के होते हैं, एक अम्बे बाहर होता है, एक हस्त बाहर होता है, एक मृग बाहर होता है, ठीक है। कह रहा है कि इन सिट्रस एंड सम अदर फ्रूट लाइक गुआवा, पोमग्रेनेट, इसमें भी देखने को मिलता है, लेकिन हमसे सिट्रस में पूछा है तो हम क्या करेंगे, सिट्रस में ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बाहर ट्रीटमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ इंड्यूसिंग ए स्पेसिफिक फ्लावरिंग सीजन बाय आर्टिफिशियली क्रिएटिंग ए स्ट्रेस पीरियड। मतलब ये है ना कि जो बाहर ट्रीटमेंट होता है, एक हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रैक्टिस देते हैं, एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस देते हैं फ्लावरिंग सीजन का, ठीक। उसको आर्टिफिशियली स्ट्रेस दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो फ्लावरिंग, देखो सिंपल सी बात है, अमरूद देखोगे ना, अमरूद में मैं बात करते हूँ तो वो हमेशा मतलब फूल देता रहता है, फल देता रहता है। कभी कभी ऐसी देखते हो कि उसकी फल की क्वालिटी ही नहीं सही होती। बिकॉज अगर आप हो, आपसे मैं कहूँ कि हफ्ते में संडे भी छुट्टी ना दो, 8 दिन आप क्या करो, काम करो, मतलब 30 दिन काम करो, तो आपकी शरीर क्या कहेगी कि भाई साहब एक दिन तो छुट्टी दे देते हफ्ते में, महीने में 4 दिन तो छुट्टी दे देते। आपकी क्वालिटी घट जाएगी। जितना मन से आप काम कर रहे थे पहले, उतना मन से आप काम नहीं करोगे। सेम वही काम यहाँ पे होता है। इसलिए हम लोग आर्टिफिशियल रूप से उनको स्ट्रेस देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं ताकि उनमें क्या होता है कि वो स्ट्रेस पीरियड में आके वो फल फूल नहीं देते हैं, ठीक है। कह रहा है दिस इज डन बाई विथ होल्डिंग इरिगेशन रूट प्रूनिंग। इसमें हो सकता है या तो हम होल्ड कर दें, इरिगेशन ही ना करें, थोड़ी दिन बाद, कुछ दिन बाद करें, ठीक है। मतलब प्लांट को मरने भी नहीं देना है, ये भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मतलब इरिगेशन ना ही, एकदम बिल्कुल ही ना करो, तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे रूट प्रूनिंग आर अप्लाइंग केमिकल फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन यूजली 1 to 2 month, ठीक है, टू फोर्स द ट्री इनटू द रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। अब इसमें हम या तो रूट प्रूनिंग या तो कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज कर लेते हैं जिससे वो फल ना दें, ठीक है। वंस इरिगेशन इज रिज्यूम्ड, ठीक है, कुछ ऐसे भी इरिगेशन होते हैं जिनको रोक देना चाहिए। द ट्री प्रोड्यूस द कंसनट्रेटेड एंड हैवी पुश ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कॉमन बाहर में जो अम्बे बाहर अभी हमने बताया, ये स्टार्ट कब होता है भाई, फरवरी में ये फ्लावरिंग देते हैं, सिंपल है। मृग बाहर में क्या होता है, जून में फ्लावरिंग आती है। और हस्त बाहर जो होता है अक्टूबर में फ्लावरिंग आती है, ठीक है। ये आप लोग गुआवा में भी पढ़ोगे, अगर गुआवा का भी आता है, पोमग्रेनेट का भी आता है, तब भी आप यही लिखोगे शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। कुछ अलग मत लिखना, सेम चीज़ यही यूज होगा, ठीक है। ये सिट्रस के लिए भी है, गुआवा के लिए भी है, पोमग्रेनेट के लिए, बस यही एक काम करना। अगर यहाँ गुआवा का लिखना तो ये सिट्रस काट के गुआवा कर देना, और अगर पोमग्रेनेट का लिखना तो यहाँ पोमग्रेनेट कर देना, बस इतना काम करना, बाकी सब सेम होता है, ठीक। उसके बाद राइट 2 इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कैश्यू नट। यहाँ पे वेनगुरुला 4 और यूलाल 3, ये 2 वैरायटी हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पता है तो डिटेल में भी लिख दोगे और बेहतर होगा, ठीक है। नंबर यही सब उठाने के चांसेस बनते हैं कि जो है कि एक बार लिखो तो उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, एग्जामिनर समझ जाता है कि ये मेरा बच्चा पढ़ा हुआ है, ठीक। उसके बाद पार्थिनोकार्पी क्या होता है, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी देखोगे इज द नेचुरली या फिर आर्टिफिशियल, दोनों तरह से हो सकते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, इसमें क्या होता है, फ्रूट का प्रोडक्शन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है, ठीक है। इस हिसाब से क्या होता है, फ्रूट बनते हैं यहाँ पे। उसके बाद एज ए रिजल्ट द फ्रूट प्रोड्यूस्ड इज टिपिकली सीडलेस, और क्या होता है, इनका रिजल्ट यही होता है, जो फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं। जैसे ग्रेप्स में देख लो, बनाना में देख लो, इस समय हम लोग वाटरमेलन, मस्कमेलन, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि भाई उसको भी सीडलेस करने का प्रयास है।
और ऐसी कुछ वैरायटियाँ हैं जो सीडलेस भी आती हैं, ठीक है, वो तो वेजिटेबल्स की आ गई, बट मैं एग्जाम्पल देने के लिए आपको बताया हूँ, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, पार्थिनोकार्पिक हो गया, ठीक। व्हाट इज डिगिंग एंड अर्थिंग अप, डिगिंग का मतलब क्या होता है, ठीक, अर्थिंग अप का मतलब मिट्टी चढ़ाना, डिगिंग का मतलब खोद देना, ठीक है। अब क्या खोद देना ये बात करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि द बनाना कल्टीवेशन डिगिंग रिफर्स द पीरियोडिक लूजिंग द सॉइल, यहाँ पे क्या करते हैं, लूजिंग द सॉइल, सॉइल को क्या करते हैं, खोदते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अराउंड द बेस ऑफ द प्लांट, प्लांट के चारों तरफ हम क्या करते हैं, खोद देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि दिस हेल्प इन इम्प्रूविंग सॉइल एरेशन, इससे क्या होता है, सॉइल एरेशन बढ़ जाता है, ठीक है। फैसिलिटेट बेटर रूट पेनिट्रेशन, रूट पेनिट्रेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका प्लांट होगा। रीज़न ये है कि उतना अच्छा उसको तो पानी मिलेगा, पहली चीज़, उतना अच्छा उसको यांत्रिक चीज़ें मिलेंगी, मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा, ठीक। हालांकि हमें मैकेनिकल सपोर्ट मेटाकिंग ये भी पढ़ लेना, ठीक है। जितने भी केले से संबंधित चीज़ें हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। पढ़ोगे कि हो सकता है 60 नोट्स में यही पूछ ले, व्हाट इज मेटाकिंग, फिर क्या करोगे, बोलो। तब तो आपको लिखना पड़ेगा ना, तो मेटाकिंग वगैरह ये सब पढ़ लेना, उनसे जो भी क्रियाएं हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जब इसे मान लो कि पेनिट्रेशन भी हो जाएगा, और क्या करोगे, जब खानोगे खोदोगे तो वहाँ पे क्या है, कंट्रोल, वीड भी कंट्रोल हो जाएगा। अर्थिंग अप का मतलब मिट्टी चढ़ा देना, यहाँ पे भी आंतरिक सपोर्ट मिलता है, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस मोल्डिंग आर पीलिंग सॉइल अराउंड द बेस ऑफ द बनाना प्लांट, प्लांट के चारों ओर। अच्छा, प्लांट जो होता है ना, बनाना का जो प्लांट होता है उसको स्यूडो स्टेम बोलते हैं, उसका एक्चुअल स्टेम जो नीचे सकर्स होता है वही होता है, ठीक है, वही होता है। और जो ये स्टेम आप देखते हो खड़ा होता है, इसको स्यूडो स्टेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्यूडो स्टेम बोलते हैं, मतलब झूठा तना, ठीक है, ठीक। ये हो गया, दिस प्रोवाइड बेटर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यही चीज़ मैंने बोला कि ये क्या करता है, अच्छा से क्या करेगा, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो है कि गिरने की समस्या ज़्यादा केले में देखने को मिलती है। प्रोटेक्ट द राइजोम एंड इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी रूट सिस्टम, और जो है अच्छे से एक सिस्टम डेवलप होगा, हेल्दी रूट डेवलप होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स आपका है। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और हाँ, आपको बता दें हमारे पास एक बैचेज अवेलेबल है, BSc कृषि, अगर सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ 79 में, जी हाँ 79, ये सपना नहीं देख रहे हो, ये एक्चुअल में 79 में आप सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसमें कूपन कोड यूज़ करना है, एग्ज़ाम 50% का ऑफर चल रहा है, और ये लिमिटेड समय तक ही है। इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या तो आप व्हाट्सअप कर दो या फिर आप कॉल कर सकते हो, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन, हालांकि मैं इंग्लिश में नहीं ऐड किया हूँ, लग रहा है हमारे दिमाग से निकल गया है, बट हिंदी में ऐड किया हूँ। मैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी समझा देता हूँ, ठीक है, बस समझ जाना आप लोग। देखो क्वेश्चन क्या था, मैंजीफेरा इंडिका का मतलब मैंगो का जो भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसको क्या करना, डिफाइन करना था, ठीक है। जैसा कि आपको पता है आम को फलों का राजा कहा जाता है, बाथरूम फ्रूट के नाम से जाना जाता है, और आपको पता है इंडिया में ये कॉमर्शियल रूप से उगाई जाती है, और सबसे ज़्यादा जो है, अब देखो आम का सीजन भी चलने वाला है, चल रहा है, ठीक है, तो सबको जो है आम प्यारा होता है, जैसे आलू प्यारा होता है वैसे आम प्यारा होता है, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी, जैसे यहाँ पे क्लाइमेट पूछा था, सॉइल रिक्वायरमेंट, इसी तरह से आपसे पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। पूरा अगर दे देगा आम का कल्टीवेशन लिखने के लिए तो लिखते रह जाओगे, और वो कॉपी चेक करते जाओगे, वो तो चेक कर लेंगे लेकिन तुम लिखते रह जाओगे, 3 घंटा भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका में देखोगे तो यहाँ पे क्लाइमेट और सॉइल रिक्वायरमेंट पूछा था। तो क्लाइमेट किस तरह का, मैंगो आपको पता है ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल फ्रूट है, ठीक है, एक तरह से, या फिर सब ट्रॉपिकल जलवायु मतलब फ्रूट है, ठीक है।
अब इसमें होता क्या है, इसकी अच्छी वृद्धि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 24 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है आदर्श रूप से माना जाता है, एक आइडियल जो है टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब इसको और पाला और सूखा के बारे में बात करें, देखो होता क्या है, जब पाला और सूखा पड़ता है, देखो हर जो फसल होती है, हर क्रॉप होती है, उसको एक स्पेसिफिक क्लाइमेट चाहिए, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, तब वो अच्छा ग्रो कर पाए। अच्छा, इस समय प्रॉब्लम क्या है, इस समय की मैं बात कर रहा हूँ, 2026 की बात कर रहा हूँ, हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिली आम में। जब इसके पीछे मैंने रीजन देखा ना, तो एक रीजन हमें समझ में आया। इस समय देखो कि 2026 में आम जो है बहुत कम फल दिए हैं, खास करके पूर्वांचल में। ठीक है, पूर्वांचल की बात करें तो आम की फलक परसेंटेज जो है कम है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि फरवरी में उनको अच्छा क्लाइमेट मिल गया फ्रूट और फ्लावरिंग के लिए, और वो फ्लावर दे दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक से टेम्परेचर डाउन हो गया। ठीक, जब डाउन हुआ तो उनके फ्लावर पे जो है इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला, जिसकी वजह से इस समय फ्रूटिंग बहुत कम देखने को मिली है मैंगो में। ठीक, ये रीज़न है। उसके बाद देखा जाए तो ये सब चीज़ें तो हो ही गई, और दूसरी चीज़ ये भी होती है, अगर पाला और सूखा इस तरह से कोई भी चीज़ें होती हैं तो बीमारी बढ़ने की डर बढ़ जाती है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, इस तरह से बीमारी, एंथ्रैक्नोज, इस तरह से बीमारी आपके मैंगो में देखने को मिलती है। दूसरी बात, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, जो परागण होता है यानी पॉलिनेशन भी इससे क्या होता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, वैसे पॉलिनेशन कौन करता है, तो मस्का डोमेस्टिका जो घरेलू मक्खी होती है ना, वह इसका पॉलिनेशन करती है। उसके बाद इसकी ऊंचाई की बात कर ले तो समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा उगाया जाता है। सॉइल की बात कर लें तो सॉइल जो है इसमें जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, उसके बाद लोमी मिट्टी जो है अच्छी मानी जाती है, दोमट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। पीएच 5.5 से 7.5 के बीच में जो है आदर्श माना जाता है। बाकी वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल निकासी का अच्छा खासा व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे सॉइल हो गए, और क्या हो गए आपका, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, जितनी चीज़ें मैं ऐसे डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को बाय सेंटेंस लिख सकते हो। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, जो अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की हो तो डाउनलोड कर लो। ठीक है, वहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे जो हमारा है ना, अब आगे हम देखेंगे प्रोपागेशन मेथड के बारे में। ठीक, अब इसमें प्रोपागेशन किस तरह से करते हैं, यानी प्रवर्धन किस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला तो हम लोग सीड के द्वारा, ये तो बहुत मतलब पुराना मेथड हो गया है। अगर हमें जो है कि सेक्सुअल प्रोपागेशन करवाना है तो हमें सीड के द्वारा करवाना होगा। ठीक है, और ये पुराना मेथड हो गया है। बट यहाँ पे अगर हमें सीड की ज़रूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी, तो हमें रूट स्टॉक। अब भाई रूट स्टॉक क्या होता है, साइन क्या होता है, ये तो आपको हमें लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और यहाँ पे बताना हमें सही भी नहीं लग रहा है, बट जान लो क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये आम है, ठीक है, आम में देखते हो कि कौनों से ला के दूसरे पेड़ से काट के एक टहनिया यहाँ ले आके ऐसे जोड़ देता है। ठीक है, देखे होगे बहुत सारे लोग ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो होता है ये रूट स्टॉक होता है, और ये जहाँ से जो काट के ले आके ऊपर जोड़ता है यही साइन होता है। ठीक, इतना समझो। ठीक है, अब यहाँ से रूट स्टॉक तैयार करने के लिए सीड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तैयार पौधे में फल आने में अधिक समय, जैसे 7 से 10 साल लग जाता है अगर हम सीड से अगर फल लेते हैं तब। ठीक, उसको और देखोगे तो मातृ पौधे जो है कि फल नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब जल्दी नहीं देते हैं या फिर देते ही नहीं कभी, मतलब कि इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट इससे छुटकारा पाने के लिए एक प्रॉब्लम मतलब एक समस्या का समाधान करने के लिए एक और चीज़ आया, यहाँ पे आया अलैंगिक यानी कि वनस्पतिक प्रवर्धन, मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन यहाँ पे आता है। ठीक है, पहला आता है वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग क्या करते हैं, आम में ही करते हैं, और उत्तर भारत में ही क्या है सबसे कॉमर्शियल मेथड होता है। ठीक है, इसमें 1 साल पुराने जो है जो रूट स्टॉक होता है उसको उसमें क्या करते हैं, साइन यानी कि जो कलम लगाते हैं वो लगाते हैं। दूसरा हमारे पास आता है इनार्चिंग। इनार्चिंग मेथड में क्या होता है, ये पारंपरिक विधि है, मतलब पुराना मेथड होता है। इसमें क्या करता है, मूल वृंत यानी कि रूट स्टॉक को लेकर के मातृ पौधे जहाँ से हम प्लांट को लेकर के आ रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो साइन लेके आ रहे हैं उसको क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, आपस में तब तक बांधते हैं जब तक वो जुड़ नहीं जाते। ठीक है, ये इनार्चिंग हो गया। उसके बाद एपिकोटाइल, जिसको स्टोलन ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कोंकण क्षेत्र में ज़्यादा लोकप्रिय होता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, ग्राफ्टिंग बहुत कम उम्र में मतलब 8 से 15 दिन पुराने में भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सॉफ्टवुड कटिंग। इसमें क्या होता है, वीनियर ग्राफ्टिंग के समान ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो मूल वृंत होते हैं यानी कि रूट स्टॉक होते हैं, इस रूट स्टॉक के नए हरे कोमल हिस्से पर क्या करते हैं, ये करते हैं, ठीक। उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है इसमें अल्टरनेट बियरिंग का। मैंने बताया कि एक साल फल दिया, दूसरे साल नहीं दिया। सपोज दैट 2026 में कोई प्लांट फल दिया, ठीक है, 26 में दिया, उसके बाद वो 27 में नहीं देगा, ठीक है, फिर वो 28 में देगा, 28 में दिया, फिर 29 में नहीं देगा, ठीक है, 29 में नहीं देगा, फिर वो जो है 30 में देगा। इस तरह से अल्टरनेट बियरिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और आम में ये कॉमन है, ठीक। जिसमें क्या होता है, इसको हम लोग द्विवार्षिक फलन भी कहते हैं, ठीक है। एक ऐसी घटना जहाँ पर आम का पेड़ एक वर्ष भारी फल देता है, जिसको ऑन ईयर कहते हैं, ठीक है। जैसे पंखा चल रहा है, उसको मैंने ऑन किया तभी पंखा चल रहा है, ठीक है। अगर इसको बंद कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई प्लांट फल दे रहा है तो उसको ऑन ईयर बोलते हैं, ठीक है, जिस वर्ष फल देता है उस ईयर को, ठीक है। अगले वर्ष नहीं देता या फिर कम देता है, ठीक है, अगर देता भी है तो कम देता है तो उसको ऑफ ईयर बोलते हैं, ठीक। ये समझ गए। और इसके पीछे कारण क्या होता है, पहला चीज़ अनुवांशिक कारण होता है, जेनेटिक रीजन होता है। जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, इस सब में जो है स्वाभाविक है, इस तरह का चीज़ें होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ हो सकता है कि जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो, उसके वजह से भी देखने को मिल सकता है। तो आन वर्ष में जब मतलब जो भारी फसल पेड़ जो है पोषक तत्व और कार्बोहाइड्रेट का भंडारण को समाप्त कर देती है। जैसे सिंपल सी बात है भाई, बहुत सारे प्लांट हैं, वो तो जो अपना न्यूट्रिशन मतलब प्लांट कह रहे हैं, सॉरी, फ्रूट है, वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ, प्लांट से लेंगे, ट्री से लेंगे। अब ट्री से लेंगे, सिंपल सी बात है, वो अपनी जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है वो कम कर देगा, क्योंकि भाई एक आदमी अगर घर में कमा रहा है, उससे 8 लोग 10 लोग खा रहे हो, तो उस पर भार तो पड़ेगा, डेफिनेटली भार पड़ेगा, उसका पैसा ख़त्म हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से इनके पास से भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर अगले वर्ष जो आता है उसमें जो है उतना ऊर्जा नहीं होता, उतना जो है नहीं होता है, तो फूल वूल उतना सही से नहीं हो पाता, ठीक है। ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, हार्मोनल संतुलन देखोगे तो यहाँ पे अगर हार्मोन का देखो हर जगह रोल होता है, चाहे ह्यूमन में बात कर लो, चाहे एनिमल में बात कर लो, चाहे फ्रूट में, फ्लावर में, किसी भी चीज़ में बात कर लो, वहाँ पे हार्मोन का रोल होता है। ऑक्सीन और जिब्रेलिन जो है क्या करते हैं, नई कलियों को निर्माण से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। इनका प्रबंधन और जो है उपाय हमें कैसे करना चाहिए, पहली चीज़ हमें ऐसी वैरायटी का हम चुनाव कर लें कि जो हमेशा फल दे, जैसे आम्रपाली का कर लो, नीलम का कर लो, रत्ना का कर लो, ये सब कर लो, ठीक है। रसायन अगर हमें कुछ डालना है तो कलतार नाम से एक रसायन आता है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर के दौरान मिट्टी में क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है। प्रयोग नियमित पुष्पन में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है, रेगुलर जो है फ्लावरिंग में मदद करता है। उचित पोषण की बात करें तो यहाँ पे उचित पोषण क्या होता है, किस तरह से उचित पोषण मिलेगा, तो भारी फसल के बाद, ठीक है, पेड़ की शक्ति बहाल करने के लिए उर्वरकों और सिंचाई की अतिरिक्त खुराक हम दे दें, एक्स्ट्रा दे दें अपने पास से, ठीक। उसके बाद थीनिंग, ऑन वर्ष में जब ये है, उसको थीनिंग का मतलब, जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 प्लांट हैं, ठीक है, किसी यूनिट एरिया में, एक यूनिट एरिया में 10 प्लांट हैं, इससे हमें कुछ प्लांट निकाल दें, ठीक है, निकाल दो, इस प्रोसेस को थीनिंग बोलते हैं। देखते होगे जैसे होता क्या है कि अगर हम कोई फसल को बो रहे हैं, ठीक है, इसमें स्पेसिंग बहुत कम हो गई, हालांकि हमें 10x10 रखना है, ठीक है, 10x10 रखना है, स्पेसिंग और कम हो गई, 1-1 मीटर पे है, तो उसको हमें थीनिंग करना आवश्यकता है, ठीक है। मतलब वहाँ से कुछ प्लांट को उखाड़ के दूसरी जगह हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, निकाल देते हैं, तो ये थीनिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया है, वैज्ञानिक नाम मंजीफेरा इंडिका। प्रवर्धन क्या होता है, इसमें ग्राफ्टिंग करते हैं, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग करते हैं, वेनियर ग्राफ्टिंग करते हैं, इपिकोटाइल मेथड से करते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी, जिसका पीएच 5.5 से 7.5 हो। और उसके बाद नियमित किस्में जो हैं वो क्या, आम्रपाली, नीलम और रत्ना, ठीक है, ये सब है, ठीक। उसके बाद एकांतरण किस्में जो हैं दशहरी, लंगड़ा, ये सब में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला आता है हमारा तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में है सिट्रस, यानी कि जो नींबू की फसल है उसको हमें, नींबू वर्गी की जो फसल है उसको हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसके जो भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसको व्याख्या करना है 10 नंबर में, ठीक। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे कल्टीवेशन आप सिट्रस में देखेंगे, पहली चीज़ हम क्लाइमेट ही देख लें, तो इसके लिए भी क्लाइमेट क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक, पहली चीज़।
यहाँ पे टेम्परेचर का रेंज कितना होना चाहिए, 13 से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए पहली चीज़। हाईली सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। हाई इंटेंसिटी विंड्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। इससे क्या होते हैं, इस सब के प्रति होना नहीं चाहिए, मतलब सेंसिटिव होते हैं। जैसे ज़्यादा फ्रॉस्ट आ जाए, ज़्यादा हवा चल जाए तो इनके प्रति ये सेंसिटिव होते हैं, ठीक। उसके बाद सॉइल की बात कर लेते हैं, तो सॉइल भी इनको वेल ड्रेन्ड चाहिए, ठीक है। मतलब अच्छे से जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। इनको भी लोमी और एलुवियल सॉइल इनके लिए बेस्ट होता है। जो सॉइल होता है उसका पीएच कितना होता है, 5.5 से 7.5 होता है। बट दे कैन टॉलरेट स्लाइटली एल्कलाइन, लेकिन ये थोड़ा सा स्लाइटली भी एल्कलाइन को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। प्रोपगेशन की बात कर लेते हैं, तो मैंडारिन एंड एसिड लाइम मोस्टली प्रोपगेटेड बाय सीड्स। ये हमेशा क्या करते हैं, सीड्स के द्वारा क्या करते हैं, प्रोपगेट किए जाते हैं, ठीक है। मैंडारिन और एसिड लाइम, ठीक। उसके बाद स्वीट ऑरेंज एंड लेमन्स में देखोगे तो इनमें टी बडिंग करते हैं, हार्डवुड कटिंग, ठीक है। उसके बाद सिल्ड बडिंग, इस टाइप से जो है तमाम तरह के प्रोपगेशन देखने को मिलते हैं, ठीक। उसके बाद बाहर ट्रीटमेंट, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, बाहर ट्रीटमेंट सिट्रस का, ठीक है। वहाँ से भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देख लेते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में नींबू का डाइबैक सुनबे की हो, सिट्रस का डाइबैक डिजीज, ठीक है। यहाँ पे देखो होता क्या है, फिजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, फिजिकल डिसऑर्डर इज रिफर्ड, मतलब ये रिफ़र करता है, किससे रिफ़र करेगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन, स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और वाटर इम्बैलेंस रेदर देन पेस्ट आर डिजीजेज, ये सब जो है तमाम चीज़ें आती हैं, ठीक है। सिट्रस डाइबैक की बात कर लेते हैं सिम्टम में, तो ड्राइंग ऑफ स्विंग्स ऑफ द टिप डाउनवर्ड। टाई का मतलब क्या, मर जाना, बैक का मतलब क्या, ऊपर से अगर कोई चीज़ मरती आ रही है तो उसको टाई बैक बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ के इसका रिजल्ट क्या होता है, बुशी अपीयरेंस एंड इवेंचुअल डेथ ऑफ द ट्री, ठीक है। मतलब देखो होता क्या है, जब ऊपर से सूखता जाएगा ना, तो इससे क्या होती है कि जो ये होता है, क्या नाम है, प्लांट होता है या ट्री होता है, वो सूखते जाता है, ठीक है। ये क्या हो गए, इसके सिम्टम हो गए। काजेज क्या होता है, आपको पता है कि जिंक और जो है कि कॉपर की डिफिशियंसी से होता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से। प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है तब भी होगा, मतलब पुअर सॉइल ड्रेनेज बोल सकते हैं, ठीक है। और जो है कि वायरल इन्फेक्शन लाइक ट्रिस्टीजा, उसके कारण भी देखा जाता है। डाइबैक एक तरह से फिजिकल डिसऑर्डर तो बोल सकते हैं, लेकिन ये कई जो है कि डिजीज में भी जो है कि ऐसी सिम्टम देखने को मिलती हैं, ठीक है। पैथोलॉजी में हमने बताया भी था, है ना। उसके बाद यहाँ पे कॉजेज की ये तो हो गया। मैनेजमेंट के लिए भाई जो चीज़ की कमी है भाई पूर्ति कर दो, बात खत्म, सिंपल बात है। अगर जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट दे दो, कॉपर की कमी है तो कॉपर सल्फेट दे दो, तो बात खत्म। स्प्रे कर दो, चाहे आप जैसे भी दे सकते हो वैसे दे दो, काम खत्म। जिसकी कमी है वही दे दो, ठीक है। बोर्डेक्स पेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ्रूट क्रैकिंग की समस्या देखने को मिलती है। इसमें क्या होते हैं, फ्रूट क्रैक हो जाते हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग हो जाता है फ्रूट का, ठीक है। इसमें यूजली द ब्लॉसम एंड ये आता है, मेकिंग द फ्रूट अनमार्केटेबल। देखो जब इस तरह की समस्या आएंगी ना, तो फ्रूट क्या हो जाएंगे, अनमार्केटेबल हो जाएंगे और मार्केट वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हुआ। काजेज की बात कर लेते हैं, सडन चेंजेज इन सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। कॉजेज क्या होता है, सडन चेंज, अचानक से सॉइल मॉइस्चर में कमी हो जाना, हैवी इरिगेशन हो जाना, ठीक है, लॉन्ग ड्राई स्पेल, ठीक है, या फिर डिफिशियंसी हो जाता है बुरान और कैल्शियम का, तब ये देखने को मिलता है, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट, इसमें भी भाई बुरान की कमी है तो बुरान डाल दो, सिंपल है, ठीक है, ये चीज़ डाल दो। और जो है कि यहाँ पे मॉइस्चर थ्रू द रेगुलर बनाए रखो, ऐसा नहीं कि मॉइस्चर इरिगेशन कभी लेट कर रहे हो कभी वो कर रहे हो, तो लाइट इरिगेशन करते जाओ, ठीक है। ग्रेनुलेशन अगला जो आता है, ग्रेनुलेशन, इसका क्या होता है, जूस वेसल्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, टफ हो जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ड्राई इनलार्ज, और ड्राई हो जाते हैं। कह रहा है कि द फ्रूट बिकम्स हार्ड, फ्रूट क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कंटेन वेरी लिटिल जूस, और उसमें कम जूस देखने को मिलता है, ठीक है। और सिट्रस ग्रो क्यों करते हो, जूस के लिए ही करते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉजेज देखते हैं, तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये देखने को मिलता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर की वजह से। और देखोगे तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी, फ्रूट राइपनिंग के द्वारा जो है ह्यूमिडिटी भी अगर सही नहीं है तब भी ये देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट के लिए अर्ली हार्वेस्टिंग कर लो फ्रूट की, ठीक है, टाइम से कर लो, ठीक है। फोलियर स्प्रे कर दो जिंक एंड कॉपर सोल्यूशन की, ठीक है, ये चीज़ कर दो, ठीक। उसके बाद रिड्यूसिंग इरिगेशन फ्रिक्वेंसी ड्यूरिंग द राइपनिंग स्टेज, राइपनिंग स्टेज में और जो उसमें क्या करो, इरिगेशन कम कर दो, ठीक है, ये चीज़ होगा। सिट्रस कैंकर, ये आपको पता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है।
नोट द टेक्निकली काज्ड बाय बैक्टीरिया, अगर एक्चुअल में देखोगे तो बैक्टीरिया के कारण ही होता है। प्राइमरी कंसर्न सिट्रस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में देखोगे तो प्रूनिंग इन्फेक्टेड ट्विंग्स स्प्रेइंग, ट्विंग्स मतलब जहाँ पे ये बीमारी फैली है उसको काट के हटा दो, और स्प्रे या फिर स्प्रे कर सकते हो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ठीक है, और या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसको कर दो। अब यहाँ पे हम टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। डाइबैक, जिंक, कॉपर डिफिशियंसी, पुअर ड्रेनेज की वजह से, की मैनेजमेंट, यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो इम्प्रूव करे, स्प्रे करो जिसकी कमी है, जैसे जिंक सल्फेट डाल दो, कॉपर सल्फेट डाल दो। पुअर ड्रेनेज है तो ड्रेनेज अच्छा कर दो, बात खत्म, ठीक। फ्रूट क्रैकिंग में देखोगे मॉइस्चर इम्बैलेंस हो रहा है, तब हो रहा है तो मॉइस्चर को अच्छे से दे दो। बोरान डिफिशियंसी है, बोरान को दे दो, ठीक है। ग्रेनुलेशन है, ग्रेनुलेशन में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर, तो उनको टेम्परेचर जो है अच्छा मेंटेन रखो, ह्यूमिडिटी मेंटेन रखो, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, ये हिंदी में है, हिंदी में आप देख लेना, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आता है। चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ गुआवा, गुआवा का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। और इस तरह से क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, हो सकता है गुआवा का पूछा है, लीची का भी पूछ ली, और भी क्रॉप्स है, टी का भी पूछ ली। देखो अगर हमारे पास टी का, वैसे तो शायद से मैंने ऐड नहीं किया है, बट टी का आप एक क्वेश्चन इस टाइप से बना के पढ़ लेना। टी का इम्पॉर्टेंट है, टी प्लांटेशन क्रॉप में टी, कोकोनट, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। कोकोनट का मैंने ऐड किया है बट टी का नहीं ऐड कर पाया हूँ, मैं देख लूँगा, अगर टी का ऐड किया हूँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप अपने एंड से देख लेना, क्योंकि जो है टी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं सर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी गुआवा का। तो सीजियम गुआजवा इसका साइंटिफिक नेम होता है। क्लाइमेट की बात कर लो, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बोथ क्लाइमेट में ये क्या है अच्छे से हो जाते हैं, और ये टॉलरेट कर लेते हैं हाई टेम्परेचर, बट यंग प्लांट ससेप्टिबल टू सीवियर फॉस्ट, अगर सीवियर फॉस्ट है तो वहाँ पे यंग प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सॉइल के लिए बात करें तो वाइड रेंज सॉइल इसके लिए जो है ज़रूरी होता है, जैसे कि हैवी क्ले, लाइट सैंडी सॉइल, ठीक है। हाउ एवर डीप वेल ड्रेन्ड, ठीक है, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, मतलब वहाँ पे पानी नहीं रुकना चाहिए, जल निकासी की अच्छी खासी व्यवस्था होनी चाहिए। पीएच की बात कर लो तो 4.5 से 8.2 क्या होता है आइडियल, आदर्श माना जाता है, ठीक है। प्रोपगेशन की बात करूँ तो एयर लेयरिंग जिसको हम लोग गूटी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है एक तरह का ट्रेडिशनल मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये ब्रांच है, ठीक है, गुआवा की ब्रांच है, तो इसके ऊपर का स्किन हटा देते हैं, स्किन हटाने के बाद इसमें मांस ग्रॉस बांध के, पंदी बांध के ऐसे बांध देते हैं, ठीक है, रस्सी से बांध देते हैं, फिर इसमें जड़ निकल जाती है। जब जड़ निकल जाए अच्छे से प्रॉपर तो नीचे से कट कर लेते हैं, फिर ले जाके लगा देते हैं, ये क्या है एयर लेयरिंग है। स्टूलिंग की बात करें, स्टूलिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये प्लांट है तो यहाँ से कोई भी टहनी है तो इसको दबा देते हैं, ठीक है, दबा देंगे तो फिर यहाँ पे निकल जाएगा रूट, ठीक है, तो इसको भी क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद वेज ग्राफ्टिंग, ए मॉडर्न रैपिड मल्टीप्लिकेशन जो है एक मेथड होता है, ठीक। वैरायटी की बात कर ले, लखनऊ 49, सरदार, इलाहाबादी सफ़ेदा, इट इज़ वेरी फेमस वेराइटीज़, ठीक, ये दोनों बहुत फेमस वैरायटी हैं। इलाहाबादी, सुरखा एंड ललित, ये सब बहुत ज़्यादा वो क्या नाम है फेमस वैरायटी है। ट्रेनिंग प्रूनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग प्रूनिंग हम लोग क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि ये यहाँ बाहर से भी जो है बाहर को ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग प्रूनिंग करते हैं। ट्रेनिंग क्या होता है, मॉडिफाइड जो लीडर सिस्टम होता है वो हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो गुआवा ट्री होता है यूजली क्या होते हैं ट्रेंड, सिंगल स्टेम को ट्रेंड कर देते हैं, हाइट 60 से 90 सेंटीमीटर पे करते हैं। एबव दिस हाइट करा है कि 3 to 4 वेल स्पेस्ड मेन ब्रांचेस, ठीक है, 3 से 4 मेन ब्रांचेज हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन में हमें क्या करना है छोड़ना होगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में नहीं छोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि जानते हो कि हर प्लांट के लिए बैलेंस बनाना पड़ता है, ठीक। अगर हम कहें कि आप एक पैर पे खड़ा रहो, कब तक खड़ा रह जाओगे, 1 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट रह जाओगे, 1 घंटा खड़ा हो रह पाओगे, कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारा बैलेंस ही नहीं बनेगा। तो हर चीज़ के लिए बैलेंस की आवश्यकता होती है, तो उसमें भी बैलेंस का आवश्यकता होगा, चारों तरफ जो है होना चाहिए, ठीक है। प्रूनिंग की बात कर लेते हैं, गुआवा बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑन करेंट सीजन ग्रोथ न्यूली इमर्ज सूट, ठीक है। प्रूनिंग में यही होता है कि जो न्यूली इमर्ज सूट होते हैं उनको क्या किया जाता है काटा जाता है, ठीक। उसके बाद एनुअल प्रूनिंग होती है, कुछ लीड बैक प्रूनिंग होता है, ठीक है।
ये चीज़ें होती हैं। इंपॉर्टेंस बात कर लो क्रॉप रेगुलेशन का, बाहर ट्रीटमेंट वही चीज़ है जो हमने ऊपर बात कर लिया था, वही सेम चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हो। अम्बे बाहर, मृग बाहर किस तरह से आप करोगे, ठीक है। फ्लावर इन फरवरी मार्च, जैसे फ्रूट इन रेनी सीजन में हो, ठीक है। फ्रूट आर ऑफन वाटरी एंड टेस्टलेस। अम्बे बाहर में क्या होता है, वाटरी मतलब ज़्यादा पानी होता है, और टेस्टलेस मज़ा नहीं आता है, ठीक है। आप खुद कहते हो मज़ा नहीं आ रहा है खाने में, ठीक। उसके बाद आता है मृग बहार। मृग बहार में क्या होता है, कह रहा है कि फ्लावर इन जून जुलाई, जून जुलाई में फ्लावर जो आता है। उसके बाद देखोगे कह रहा है फ्रूट इन विंटर, ठीक है, फ्रूट्स इन विंटर, और बेस्ट क्वालिटी यही होता है, प्रॉफिटेबल होता है विंटर वाला, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास हस्तबहार। हस्तबहार अक्टूबर नवंबर में होता है, ये भी कह सकते हैं रेयरली यूज़ किया जाता है इसका भी, ठीक है। वाई रेगुलेशन इज इम्पॉर्टेंट, क्यों रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम लोग उससे रेगुलेट करते हैं, क्यों नहीं हम लोग सब ले लेते हैं, सब बाहर क्यों नहीं यूज़ करते हैं। पहली चीज़ हमने बताया कि टेस्टलेस होता है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे देखो क्या है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक। ये चीज़ हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू, भाई जब क्वालिटी ही नहीं रहेगी मार्केट में क्या प्राइस पाओगे, नहीं प्राइस पाओगे, सिंपल है। ट्री का हेल्थ, ट्री का भी हेल्थ बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद हाउ टू रेगुलेट, हमें रेगुलेट कैसे करना, विदाउट होल्डिंग वाटर, ठीक है। स्टॉपिंग इरिगेशन, इरिगेशन हमें फरवरी मार्च में नहीं करना चाहिए, ठीक है, रेस्ट कंडीशन में छोड़ देना चाहिए। रूट प्रूनिंग, रूट का प्रूनिंग किया जाए। डी ब्लॉसमिंग किया जाए, ब्लॉसमिंग का मतलब, ब्लॉसम का मतलब क्या, फ्लावर, फ्लावर ही हम तोड़ दें, ना होने दें, ठीक है, ये चीज़। या फिर हम कोई यूरिया, या यूरिया 15% डाल दें, या फिर Na नैप्थलीन एसिटिक एसिड डाल दें, जिससे फ्लावर झड़ जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि फ्लावर रोकने के लिए कौन सा हार्मोन का यूज़ किया जाता है, और जो है कि रूट प्रमोटिंग हार्मोन कौन सा है। ऑक्जीन में ही आता है, ऑक्जीन में कौन सा हार्मोन है, ये आपको बताना है, दोनों बताना है, ठीक है। हम चाहेंगे जितने भी बच्चे देखोगे उतने बच्चे आप रिप्लाई करोगे। प्रोपगेशन की बात कर लेते हैं। प्रोपगेशन स्टूलिंग होता है, ठीक है, वेज ग्राफ्टिंग होता है, एयर लेयरिंग होता है। ट्रेनिंग की बात कर लो तो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम होता है। देखो मैं टेबल क्यों डालता हूँ, हर पेपर में डालता हूँ, रीज़न ये है कि उसको आप समराइज़ कर सको। एक बच्चा हमसे मिला था, वो बोला कि सर आप अगर थोड़ा सा जब बता देते हैं ना, थोड़ा सा अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो अगर टेबल भी अगर आप यूज़ कर लोगे ना, तो टेबल भी आप क्या करोगे, या मतलब जो है लिख लोगे टेबल के हिसाब से, ठीक। अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिस्कस, क्या डिस्कस करना है सर, डिस्कस द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ कोकोनट। कोकोनट को डिस्कस करना है, और जो मदर पाम होती है उसको हमें सिलेक्शन कैसे करना है, नर्सरी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, हार्वेस्टिंग क्या होना चाहिए। कोकस, कोकस न्यूसीफेरा इसका क्या होता है, कोकोनट का साइंटिफिक नेम होता है। कल्प वृक्ष बोलते हैं, कल्पतरु बनाना को बोलते हैं, ध्यान देना। जो कल्पतरु होता है, कल्पतरु कैसे लिखा रहा है यार, कल्पतरु, ये क्या होता है, ये बनाना होता है, ठीक है, ये बनाना होता है। और जो कल्प वृक्ष होता है इसको बोलते हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसको और भी एक नाम से जानते हैं, ट्री ऑफ हेवन। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरेनियल प्लांटेशन क्रॉप इन इंडिया। इंडिया में पेरेनियल प्लांटेशन क्रॉप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ठीक। और सबसे ज़्यादा तो इसका नारियल पानी पिया जाता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस भी हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे क्या कह रहा है, इट कल्टीवेशन रिक्वायर केयरफुल मैनेजमेंट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द प्लांटिंग मटेरियल टू द फाइनल हार्वेस्ट। किसी भी प्लांट को, किसी भी ट्री को, या फिर किसी भी फसल को क्रॉप ग्रो करने से पहले हमें उस मैनेजमेंट और जो है कि सिलेक्शन प्लांटिंग मटेरियल का और फाइनल हार्वेस्टिंग तक हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें भी यही है, कोई नई बात नहीं है इसमें। अब जो हमारा इसी में था अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट इसमें था क्या था, सिलेक्शन ऑफ मदर पाम, ठीक है। हालांकि अभी आप इसमें और लिखोगे, ठीक है, इतना नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे पूछा है कि प्रिंसिपल डिस्कस द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ कोकोनट, और लिखना है। अभी आपको सॉइल भी लिख सकते हो और जो भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया है, ठीक है। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो, सिलेक्शन ऑफ मदर पाम। अब मदर पाम का हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो पहला चीज़ एज ऑफ पाम, पाम का एज हम लोग देखते हैं। जैसे होता क्या है, मदर पाम शुड बी, इट इज प्राइम बियरिंग एज यूजली
बिटवीन 20 से 40 वर्ष जो है ये जो है कि फल देते हैं। ठीक, उसके बाद जो है यील्डिंग कैपेसिटी 80 से 100 नट पर ईयर जो है इनको देना चाहिए, टाल वैरायटी। ठीक है, क्राउन एंड स्टेम देखोगे तो इनका क्राउन स्टेम क्या होता है, सेमी स्पेरिकल होता है। ठीक है, क्राउन विथ द लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, इनमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लीव्स होते हैं, 30 से 40 लीफ होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द स्टेम शुड बी स्टडी विथ शॉर्ट इंटरनोड। इंटरनोड क्या होता है, देखो नोड जानते हो, गांठ होता है। ठीक है, नोड ऐसे होता है, तो नोड की जो बीज की जगह होती है, जैसे गन्ना देखे होगे, गन्ना में समझ जाओगे, उसी प्रकार हर प्लांट में होता है। ये नोड के बीच की जो जगह होती है इसी को इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है, नट कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो द नट शुड बी मीडियम टू लार्ज, जो नट होता है मीडियम टू लार्ज होता है, एंड अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल आर ऑब्लिगी, क्या लिखा है यार, ऑबलॉन्ग इन शेप। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो नट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ऑबलॉन्ग का मतलब क्या, देखते होगे जो नट देखोगे या तो गोल होगा, ठीक है, या इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, जैसे पपाया होता है। ठीक है, उस टाइप का उनका शेप, पपाया मत समझ लेना, उसके शेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस तरह भी देखने को मिलता है। रेगुलेटरी की बात करें, द ट्री शुड हैव रिकॉर्ड ए रेगुलर बियरिंग। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ट्री दैट स्कीप ईयर शुड बी एवाइडेड। ठीक है, नर्सरी मैनेजमेंट की बात करूँ तो नर्सरी मैनेजमेंट में पहला साइट सिलेक्शन कैसे करना है, तो हमें वेल ड्रेंड एरिया रखना होगा जहाँ पे सैंडी और लोमी सॉइल हो। ठीक है, गुड एरेशन हो, गुड वाटर सोर्स हो। ठीक है, वहाँ पे होना चाहिए छायादार स्थान पे, पार्शियल छायादार हो, एकदम छायादार भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्लांटिंग, पार्शियल छायादार का मतलब समझ रहे हो, थोड़ा छाया थोड़ा धूप, इस टाइप का हो। ठीक, न तो हमेशा धूप आए न तो हमेशा छाया रहे। ठीक, प्लांटिंग द सीड नट, सीड नट का प्लांटिंग कैसे करोगे, नट यूजुअली प्लांटेड ड्यूरिंग द कॉमन सीमेंट। ठीक है, आप द मानसून, मानसून में क्या करते हैं, जैसे मई जून होता है, इसी में हम लोग प्लांटिंग करते हैं। स्पेसिंग 30 गुणे 30 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यों रखते हैं, क्योंकि जो इनका प्लांट होता है छोटी जो मतलब देखोगे पतला सा लम्बा सा खूब रहेगा। ठीक है, वो जगह कैनोपी, वही जो कैनोपी एचडीपी में हमने बात किया, वही एचडीपी में वही कैनोपी यहाँ क्या होता है, कम होता है। इस वजह से इनको जो है 30 गुणे 30 इतना कम डिस्टेंस में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद मेथड हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको प्लांट करते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटली ऑफन प्रीफर्ड रिजल्ट इन द बेटर सेटलिंग ग्रिथ, ये हमेशा जो है इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद आफ्टर केयर हमें देखो लगाने के बाद जब प्लांटिंग कर लेंगे तो इरिगेशन हमें देना पड़ेगा। ठीक है, वीडिंग मतलब यहाँ पे वीडिंग शादी वाला वीडिंग मत समझ लेना, वीडिंग का मतलब यहाँ से खरपतवार निकालने से संबंधित है। कलिंग का मतलब कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कल रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, कुछ अवांछनीय होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस देखो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस जो वहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, वहीं पे लिखो तो और बेहतर है, क्योंकि इकट्ठा जिस तरह से स्टेप बाय क्वेश्चन पूछा है इस तरह से स्टेप बाय आप लिख दिए। ठीक है, कोकोनट क्या होता है, ट्रॉपिकल प्लांट होता है, इनको जो है कि जो टेम्परेचर होता है 20 से 32 डिग्री सेल्सियस होना होता है। ठीक है, उसके बाद एंड स्पेरिकल हाई ह्यूमिडिटी, इसमें क्या होता है, हाई ह्यूमिडिटी की आवश्यकता पड़ती है। सॉइल की बात करूँ तो सैंडी लोम सॉइल जो है प्रीफर करते हैं ये, एलुवियल सॉइल भी इनके लिए अच्छा होता है। तो इसमें ड्रेनेज की जो है कि अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ट्रांसप्लांटेड 9 से 12 महीना पे सीडलिंग की बात करते हैं, 1 × 1 × 1 × 1 मीटर पे। ठीक है, मतलब जो है कि 1 मीटर का गड्ढा भी हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं स्पेसिंग की बात कर लो 7.5 से 7.5 स्क्वायर प्लांटिंग करते हैं। और ये जो स्पेसिंग था ये आपका नर्सरी के लिए स्पेसिंग था, ये चीज़ ध्यान देना, ये ओरिजिनल प्लांटिंग के लिए है और वो नर्सरी के लिए। ठीक है, हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी 12 महीना लग जाता है लगभग डेट पाम फ्लावरिंग से होने में। ठीक है, ग्रीन टेंडर कोकोनट 6 से 7 महीना लगता है, जो ये पीटे हुआ। मैच्योर कोकोनट देखोगे तो 1 साल लग जाता है 11 से 12 महीना में। ठीक है, ड्राइड कर्नल सूखा हुआ, ठीक है, जिससे ऑयल निकाला जाता है वो आता है। मेथड जो है क्लिम्बिंग मेथड से इसको हार्वेस्ट करते हैं। बाकी पोल हार्वेस्ट फ्रिक्वेंसी सब जो है याद रखना है आपको, फ्रिक्वेंसी 30 से 45 दिन पे। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और याद रखना, जैसे इनका बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है कोकोनट का, रस्सी बनाते हो ना, रस्सी बनाने में भी यूज होता है। कुछ झोला कैरी बैग बनाने के काम में आते हैं। ठीक, हालांकि केला जो छिलका होता है ना उसका भी कैरी बैग बनाने के काम में आता है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे आपका टेबल दिया गया है
जो ऊपर मैंने चीज़ बताया उसको टेबल में रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे अरिका नट में अकासिया का टैचू होता है, ठीक है। अब अकासिया का टैचू है तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है, बटेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, बटेल नट होता है, ठीक, या फिर सुपारी के नाम से जानते हैं। इस हाईली वैल्यूड कमर्शियल क्रॉप है इंडिया में, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो ये कोस्टल या फिर हाई रेनफॉल रीजन में जो है यूज होता है, ठीक है, मतलब ग्रो किया जाता है। इट्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, अगेंस्ट स्पेशलाइज्ड पेस्ट, ठीक है। स्पेशलाइज्ड पेस्ट के अगेंस्ट क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी काम करता है, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या होता है, द अरिका नट पाम इज सिग्निफिकेंट फॉर सेवरल रीजन, ठीक है। इनका कुछ सिग्निफिकेंट होता है सेवरल रीजन में। जैसे यहाँ सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस एक तरह से देखो, ठीक है। तो कमर्शियल वैल्यू जैसे केरला और असम में, कर्नाटका में देखोगे तो इसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और कैश क्रॉप जो है कैश क्रॉप के रूप में यानी हार्डली कैश जो है यहाँ पे मिल जाता है। कल्चरल सिग्निफिकेंस देखोगे तो यहाँ पे नट आर यूजली एक्सटेंसिवली इन रिलीजियस इकोनॉमिक सोशल फंक्शन एंड एज ट्रेडिशनल मेस्टी फैक्ट्री, मतलब चीविंग टाइप का होता है, ठीक है, मतलब चबाने के लिए भी क्या करते हैं लोग, सुपारी का यूज करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज में देखोगे तो अरिका नट इज यूज्ड, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए भी क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बाय प्रोडक्ट क्या होता है इसका, लीफ सीट होगा, ठीक है। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स बनते हैं, इसके बाउल्स बनते हैं, कटोरा वगैरह ये सब बनते हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो टेम्परेचर में देखोगे तो 24 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर है तो बिलो 10 या फिर 40 डिग्री सेल्सियस इसके बीच में होना चाहिए, अदरवाइज इसका फ्रूट सेटिंग सही से नहीं होता है, ठीक है। रेनफॉल देखोगे तो 750 mm से 4500 mm होना चाहिए। बाकी एल्टीट्यूड देखोगे तो 1000 मीटर होना चाहिए। शेड की बात करें तो यंग पाम आर हाईली सेंसिटिव टू डायरेक्ट सन स्कॉर्च, ठीक है, सन स्कॉर्च एंड रिक्वायर पार्शियल शेड, इसको पार्शियल शेड इसको भी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चाहिए। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में देखोगे तो सॉइल के लिए लेटराइट सॉइल जो होती है यूज होती है, ठीक है। रेड लोम या फिर एलुवियल सॉइल यूज होती है। बाकी प्रोपगेशन में सीड के द्वारा प्रोपगेशन किया जाता है। प्लांटिंग इनका देखोगे तो 12 से 18 मंथ होल्ड किया जाता है। ये आप लोग सेंटेंस वाइज लिखोगे, मैं तो ये वन लाइनर के फॉर्म में बता रहा हूँ, बाकी आप लोग सेंटेंस वाइज लिखोगे, ऐसे मत लिख देना प्लांटिंग 12 से 15 मंथ ओल्ड, ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर भी इसी तरह से शॉर्टकट नंबर तुम्हें दे देगा। पिट बनाते हैं 60 का गड्ढा बनाते हैं, ठीक है। स्पेसिंग रखते हैं 2.7 मीटर से 2.7 मीटर, ठीक है। स्क्वायर प्लांटिंग हो गया, ये तो आप जानते ही हो। मेजर पेस्ट की बात कर लो, जैसे स्पिंडल बग की बात कर लो। स्पिंडल बग का नेचर और डैमेज क्या होता है, तो ये बग है तो बग क्या करेगा, सक करता है, ठीक है। जो टेंडर लीव्स होती है मतलब ऊपर वाली उसको स्पिंडल लीफ होते हैं, ठीक है, उनसे सक करते हैं। बाकी यहाँ पे सिम्टम की बात कर लोगे तो लीनियर नेक्रोटिक लीजन्स देखने को मिलते हैं। नेक्रोटिक का मतलब क्या, वहाँ के टिश्यू जो है मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या कहा जा रहा है कि भाई सिम्टम में ये सब चीज़ें हो गए। प्लांट स्टंटेड मतलब छोटा रह जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेशन करेंगे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जैसे थियामैक्सिम या फिर आर प्लेसमेंट फोरेट का ग्रेन्यूल डाल देते हैं, ठीक है। रूट ग्रब की बात कर लेते हैं तो रूट ग्रब नेचर ऑफ डैमेज की बात कर लो तो यहाँ पे द लीव्स यानी कि ग्रब फीड ऑन द रूट्स ऑफ द पाम, ठीक है, ये चीज़ हो गया। सिम्टम की बात कर लो तो सिम्टम क्या होता है, द लीव्स टर्न येलो, ठीक है। द क्राउन साइज रिड्यूस, इसमें क्राउन साइज क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। एंड द पाम में बी इवेंचुअली डाई ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक, ठीक है। न्यूट्रिएंट अपटेक में क्या होता है, यहाँ पे लैक देखने को मिलता है। मैनेजमेंट में सॉइल ड्रेंचिंग विथ क्लोरोपायरीफास, यहाँ पे सॉइल ड्रेंचिंग कर देते हैं या फिर क्लोरोपायरीफास डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद माइट भी यहाँ पे लगता है, रेड माइट चाहे वाइट माइट, तो इसका भी नेचर डैमेज क्या होगा, अनडिजायरेबल लीफ को क्या करेगा, सक करेगा, ठीक है। सिम्टम की बात करूँ तो सिम्टम क्या होगा, येलो होगा, ब्रोंज होगा, ठीक है। इवेंचुअली ड्राई अप और सूख जाता है। मैनेजमेंट की बात करो तो डाइकोफोल का वेटेबल सल्फर का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे वही चीज़ टेबल के फॉर्म में दे दिया गया है ताकि आप इसको पढ़ पाओ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है।
7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल को हमें डिस्क्राइब करना है, इंडिया में किस तरह से एक्सप्लेन करना है, किस तरह से होता है, और डिस्कस करना है कि भाई यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन और चैलेंजेस जो आते हैं इसमें किस तरह के आते हैं प्लांटेशन क्रॉप की मार्केटिंग में। ठीक है, तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल का मतलब किसी भी चीज़ का क्षमता कितना है एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, तो इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट में ग्लोबली देखा जाए तो। और क्या है करा कि हाउ एवर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्लांटेशन क्रॉप like coconut, areca nut and cashew nut face several structural and logistical construction। ठीक है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आप फ्रूट क्रॉप इन इंडिया में देखोगे तो डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलता है, बाकी वेराइटल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलता है। वेराइटल डाइवर्सिटी का मतलब इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर, कहीं कहीं देखो मैंगो ग्रो करते हैं तो बनाना करते हैं, तो कहीं पपाया, इस तरह के ग्लोबल देखने को मिलते हैं। और जो है कि डिमांड इधर उधर होता रहता है। तो जैसे देखोगे मैंगो का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली वैरायटी है अल्फांसो ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं जियोग्राफिकल एडवांटेज क्या होता है, तो मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट और जो है यूरोप में क्या होता है, प्रोवाइडेड लॉजिस्टिक एज। ठीक है, ये चीज़ हो गया। बाकी ऑर्गेनिक पोटेंशियल देखोगे तो ऑर्गेनिक पोटेंशियल कह रहा है कि देयर आर ग्रोइंग इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्गेनिक फ्रूट का भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक फ्रूट का मतलब उसमें हम किसी भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, प्रोसेस फूड जैसे अचार, जैम, जेली ये सब देखते हो तो इनका भी क्या है, बढ़ता जा रहा है, मांग बढ़ता जा रहा है और इसको भी एक्सपोर्ट किया जाता है। मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन में क्या है, लॉन्ग जस्टेशन पीरियड। अब क्या होता है, प्लांटेशन क्रॉप लाइक कोकोनट एंड अरेका नट टेक्स सेवरल ईयर टू रीच ऑफ द बियरिंग स्टेज। ये क्या होते हैं, सेवरल ईयर जो है कि बियरिंग करते रहते हैं। डिस्करेज इमीडिएट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्मॉल फार्मर। ठीक है, और स्मॉल फार्मर को जो है कि ये मतलब लंबे समय में ये फल देते हैं, तो स्मॉल फार्मर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता इतना जल्दी। ठीक है, पेस्ट एंड डिजीज़ की बात करो तो पेस्ट एंड डिजीज़ में बड रोट या फिर कॉटन बग, इस तरह से बहुत सारी जो है स्पिंटल बग, इन अरीका नट, इस तरह से बहुत सारे पेस्ट लगते रहते हैं। ठीक है, स्नेल प्लांटेशन में देखोगे तो स्नेल प्लांटेशन में भी देखा जाए तो ये होता है। क्लाइमेट सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट यही है, क्लाइमेट सेंसिटिविटी। क्लाइमेट भी उसी तरह से होना चाहिए ताकि हम एक्सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। ठीक है, और जो है कि उसके बाद देखोगे मेजर कंस्ट्रक्शन इन मार्केटिंग में देखोगे तो प्राइस अवेलेबिलिटी देखने को मिलता है, प्राइस। ठीक है, एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में एंडिक्वेट कोल्ड चैन होना चाहिए। बाकी यहाँ पे देखोगे तो स्टेजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिडिल मैन एंड लॉन्ग सप्लाई चैन होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है होती हैं। ठीक, उसके बाद अगला जो हमारे पास आता है 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। 9वां नंबर है नहीं, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में हमें PGRS मतलब PGR बताना है, फ्रूट प्रोडक्शन में क्या रोल है इनका, क्या इंपॉर्टेंस है ये बताना है। बाकी ट्रेनिंग प्रूनिंग क्या है, फ्रूट सेट में क्वालिटी इंप्रूवमेंट में कैसे हम लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, तो PGR प्ले रोल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी प्लांट को या फिर एक तरह से बोले कि फल को क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, माइन्यूट कंसंट्रेशन मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस टू इनहांस द यील्ड एंड मार्केटेबिलिटी टू फ्रूट क्रॉप। ठीक है, ये चीज़ हो गया। बाकी इंपॉर्टेंस क्या होता है PGR का, पहला कंट्रोलिंग ग्रोथ को कंट्रोल करता है। बाकी कंट्रोलिंग ग्रोथ हो गया। उसके बाद जो है कि सिंक्रोनिजिंग का हार्वेस्ट में क्या होता है, रेगुलेट फ्लावरिंग को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, राइपनिंग करते हैं। सो एंटायर क्रॉप कैन बी हार्वेस्टेड एट ए स्पेसिफिक टाइम, और साथ में सभी फसल को स्पेसिफिक टाइम में हो जाता है। बाकी ABA को जानते हैं, स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो भी इसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। ठीक है, रोल इन फ्रूट सेट में कैसे हम लोग रोल निभाते हैं इनका, ऑक्जीन और जिब्रेलिन का यूज़ करते हैं मैंगो में। ठीक है, सिट्रस में या फिर टमाटो में करते हैं। जिब्रेलिन का GA3 का यूज उसमें भी करते हैं, क्या नाम है, बनाना में भी करते हैं। पार्थिनोकार्पी में जिब्रेलिन का यूज़ करते हैं। वही चीज़ ग्रेप्स और कुकुम्बर में, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे क्या किया जाए, सीडलेस बनाना होता है, वहाँ पे पार्थिनोकार्पी में वही जिब्रेलिन यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी पॉलिनेशन सपोर्ट में भी हेल्प करता है ये। ठीक है, रोल इन फ्रूट थिनिंग में भी इनका रोल होता है अच्छा खासा। प्रिवेंट अल्टरनेट बियरिंग इसको प्रिवेंट करते हैं। बाकी इम्प्रूविंग साइज को इम्प्रूव करते हैं। बाकी प्रिवेंट लिम्ब ब्रेकेज। ठीक है, जो ब्रेकेज होता है उसको भी
इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बाकी केमिकल थिनर्स का यूज़ करते हैं जहाँ पे NaA एंड इथेपॉन ये सब जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि रोल इन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट क्या होता है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में, साइज एंड शेप में। जैसे GA3 का जब हम लोग यूज़ करते हैं उसमें क्या नाम है ग्रेप्स में, तो बेरी का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एप्पल्स में भी देखोगे तो टाइपनेस जो होता है लार्ज शेप देखने को मिलता है, मतलब बढ़ जाते हैं। कलर भी एक अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद डिलेइंग सीक्वेंस, ठीक है। जिब्रेलिन की फ्रूट लाइक सिट्रस ट्री आर लॉन्गर ड्यूरेशन एक्सपेंडिंग द हार्वेस्ट विंडो एंड इम्प्रूविंग सेल्फ लाइफ, उनके सेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। शुगर कंटेंट जिसको TSS बोलते हैं, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, उनको भी बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेबल भी दिया गया है, टेबल को आपको पढ़ लेना है, ठीक। बाकी एंड लास्ट क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन में ये सब टिप्पणी लिखना था। तो एयर लेयरिंग गुआवा में कैसे करते हैं ये तो मैंने बता ही दिया। एयर लेयरिंग आल्सो हो जाए मैक्रो कॉटेज, ठीक है, या फिर गोटी के नाम से जानते हैं। इसमें प्रोसेस क्या होता है, इसमें अबाउट 2.33 सेंटीमीटर वाइड होता है। रिमूव्ड फ्रॉम हेल्दी पेनिकल, थिक ब्रांचेज होती हैं यहाँ पे। रूटिंग मीडिया क्या होता है, द एक्सपोज एरिया इज कवर्ड विथ मोस्ट, ठीक है। वहाँ पे स्पेंगनम मास ग्रास जो मैंने बोला था ना, वही वहाँ पे डालते हैं। हार्मोन का यूज़ करते हैं IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये क्या करता है रूट को प्रमोट करता है, ठीक है। 3000 से 5000 ppm तक डालते हैं। इससे एडवांटेज ये होता है कि ट्रू टू टाइप प्लांट होता है, मतलब जिस तरह से वो आपका प्लांट है उसी तरह होता है। उसके बाद अगला आता है मैच्योरिटी इंडेक्स, मतलब केले की परिपक्वता को कैसे हम लोग जो है कि पता करते हैं। एंगुलरिटी में क्या होता है, एज द फ्रूट मैच्योर्स, कह रहा है कि द शार्प एंगल ऑन द स्किन बिकम राउंड ए डिसअपियर्स, ठीक है। डिसअपियरेंस एंगुलरिटी ये सब देखने को मिलता है। ड्राइंग ऑफ लीफ ड्राइंग हो जाएंगी, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फ्रूट साइज जो है कि पूरा बढ़ा हुआ मिलेगा स्पेसिफिक वैरायटी का, ठीक है। पल्प टू पील रेशियो जो होगा वो भी क्या होगा, एक मेंटेन होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा अगला आता है पुराने बागों का कार्यकलाप, ठीक है। तो कार्यकलाप का मतलब उसमें पुराने बागों में क्या क्या काम किया जाता है, ठीक है। जैसे जो प्लांट पुराने हो जाते हैं तो उनको हेडिंग बैग कर देते हैं, काट देते हैं ऊपर से। हेडिंग बैग हाइट कितना रखते हैं, 2.5 से 3 मीटर में काट देते हैं ग्राउंड लेवल से, ठीक है। मतलब पूरा समाप्त कर देते हैं, उसमें जो मेन स्टेम है ना उसमें हेडिंग बैग में पूरा यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ते, ठीक। ये चीज़ हो गया। मैनेजमेंट कट इंड एंड ट्रीटेड विथ बोर्डेक्स पेस्ट, अब जहाँ से काटे हैं वहाँ पे हमें बोर्डेक्स पेस्ट लगाना पड़ेगा ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके, ठीक। ये चीज़ हो गया। बेनिफिट देखोगे तो यहाँ पे पेनिट्रेशन देखने को मिलता है। बेनिफिट में रिड्यूस पेस्ट इंसिडेंस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप में देखा जाए तो इंटरक्रॉपिंग में इनका प्लांटेशन क्रॉप में इंटरक्रॉपिंग क्यों करते हैं, अगला पॉइंट हमारा यही है। पर्पज ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है कि यहाँ पे चीज़ों को ले सके, ठीक है। सिलेक्शन में क्रॉप शुड बी शेड टॉलरेंट एंड हैव डिफरेंट रोटिंग डेप्थ, ठीक है। रोटिंग डेप्थ अच्छा खासा हमें मिल जाए, जहाँ पे हम लोग क्या कहें रूटिंग डेप्थ, ठीक है। रूटिंग डेप्थ का मतलब जड़ का डेप्थ, वहाँ पे अच्छा खासा मिल जाए, उसमें हम ग्रो कर सके। बेनिफिट क्या होता है कि वीड कंट्रोल पहली चीज़ हो जाता है, दूसरा चीज़ वीड नहीं लगेंगे वहाँ पे, और मॉइस्चर कंजर्वेशन होगा, और जो है कि हमें ज़्यादा वो मिलेगा, ठीक है, फल मिलेगा। उसके बाद स्पेसिंग और पिट डिगिंग क्या होता है, स्पेसिंग जिस भी क्रॉप को हम ग्रो कर रहे हैं उसका स्पेसिंग हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। बाकी हमें पिट साइज़ क्या रखना पड़ेगा, 1 मीटर 3 बार में रखना पड़ेगा, पिट साइज हो गया। प्रिपरेशन देखोगे डग 1 to 2 मंथ में देखेंगे बिफोर प्लांटिंग, ठीक है। ड्यूरिंग टाइम में रिफिलिंग की बात करें तो पिट को अब हमें प्लांट लगा लिए तो उसमें रिफिलिंग करना पड़ेगा, भर देना है मिट्टी, बस बात खत्म, ये चीज़ हो गया, ठीक है। बाकी जो भी फर्टिलाइजर दे के तब भरना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वर्टिकल वेल्थ ऑफ पपाया, ठीक है, सॉरी वराइटल वेल्थ ऑफ पपाया की कुछ ऐसी किस्में होती हैं, ठीक है, जैसे डायोसियस वैरायटी, ठीक है। डायोसियस वैरायटी में क्या होता है, दीज हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल। प्लांट को आपको पता है इसके केस में देखा जाता है कि इसका मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे डायोसियस होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूसा नन्ना, पूसा ड्वार्फ और CO1 ये सब होता है। गाइनोडायोसियस कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो बाइसेक्सुअल हो, एक ही प्लांट में हो जाते हैं, तो उसकी ये डेवलप की गई हैं, ठीक है। इसमें पूसा डेलिशियस, पूसा मजेस्टी और कॉर्ग हनीड्यू और जो है कि सनराइज सोलो ये सब आ जाते हैं।
पेपेन पर्पज से कुछ ऐसी है, CO2 CO5, ये सब जो है पेपेन, इसमें 72% प्रोटीन देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो है कि आपका यहाँ पे ये मॉडल पेपर समाप्त होता है। इस मॉडल पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे विकसित कृषि का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। बाकी इसके अलावा कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, बाकी अपना फीडबैक ज़रूर रखना। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक है, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और जो है कि प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।